जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने दो चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ा है। पहला चैप्टर जो है वह है इस्लाम धर्म का उदय, और दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ये दो चैप्टर हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यह चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर है हमारा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो है तीसरा चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें अरबी मुसलमानों की, तो अरबी मुसलमानों ने एक भारत पर आक्रमण क्यों किया? एक बड़ा सवाल उठता है कि अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है इस्लाम धर्म का उदय। जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम धर्म का जो उदय है वह 7वीं सदी ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ था। और जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ उसके बाद से लेकर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तथा धन लूटने को लेकर अनेक जगह पर अभियान किए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहीं इसी क्रम में अरबी मुसलमानों ने शासन प्रशासन चलाने को लेकर तथा अपने धर्म का प्रचार करने हेतु तथा धन लूटने के लिए जो है भारत पर आक्रमण किया। धर्म लूटने के लिए जो है भारत पर आक्रमण किया। अगर हम बात करें पहले सफल मुस्लिम आक्रमणकारी की, तो जो सबसे पहला सफल मुस्लिम अरबी आक्रमणकारी हुआ उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सिंध पर आक्रमण किया था। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध जो है वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम थोड़ा फिगर के जरिए समझे तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने एक रफ फिगर बना रखा है भारत का, और देखिए ये भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान स्थित है और पाकिस्तान में ही जो है सिंध है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तथा मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ जिसको भारत में सफलता मिली। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ जिसे भारत में सफलता मिली। इससे पहले भी मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक अरबी मुसलमान ने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा। और वहीं 711 ईस्वी में ही बुदेल नामक अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी ने सिंध पर आक्रमण किया और यह भी असफल रहा। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं है जिसने सिंध पर आक्रमण किया, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल मुस्लिम अरबी आक्रमणकारी है जिसको सिंध में सफलता मिली। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले कई सारे अरबी मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद जो है वो सफल नहीं हो पाए, या तो मारे गए या फिर हार कर भाग गए। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम 15वां मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम जो है 15वां मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सिंध पर आक्रमण किया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले 14 और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन
या तो वे हार गए या फिर पराजित होकर वापस लौट गए। मोहम्मद बिन कासिम जो है 15वां मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम जो है 15वां मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सिंध पर आक्रमण किया तथा पहला बार सिंध पर किसी मुस्लिम आक्रमणकारी को विजय मिली तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वह 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तथा सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। सिंध के राजा जो है दाहिर को पराजित किया। अगर हम बात करें दाहिर की, तो दाहिर जो थे वह राजा चच के वंशज थे। दाहिर जो थे वह राजा चच के वंशज थे। चच के वंशज क्या बोले? दाहिर जो थे राजा चच के छोटे पुत्र थे, राजा चच के छोटे बेटे थे। अगर हम बात करें दाहिर की, तो दाहिर जो है जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय जो है राजा दाहिर सिंध के शासक हुआ करते थे। और सिंध की राजधानी है उस समय ब्राह्मणवाद या फिर आरोह हुआ करती थी। जिस समय राजा दाहिर सिंध पर शासन प्रशासन करते थे उस समय सिंध की जो राजधानी थी वह ब्राह्मणवादी या फिर आरोह हुआ करती थी। और उस समय ब्राह्मणों का ही बोलबाला था और राजा दाहिर जो थे वह भी ब्राह्मण ही थे। राजा दाहिर जो थे वह भी ब्राह्मण शासक थे। और राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू शासक हुए। राजा दाहिर जो है सिंध के अंतिम हिंदू शासक हुए। इसके बाद सिंध में कोई दूसरा हिंदू शासक नहीं हुआ। इसके बाद राजा दाहिर के बाद सिंध में दूसरा कोई हिंदू शासक नहीं हुआ। राजा दाहिर के बारे में कहा जाता है कि राजा दाहिर अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। राजा दाहिर जो है अपने जीवन काल में एक भी युद्ध जो है नहीं हारे थे। ऐसा क्या कारण हो गया कि राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया? ऐसा क्या कारण हो गया कि राजा दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया? तो राजा दाहिर जो है कहते हैं कि गद्दारी की वजह से जो है राजा दाहिर पराजित हुए। गद्दारी की वजह से राजा दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हुए। कहा जाता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध के ब्राह्मणों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। हार का एक कारण यह भी है। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो कहा जाता है कि इराक का जो है एक गवर्नर हुए। इराक के गवर्नर जिनका नाम था हुजाज बिन यूसुफ। इराक के एक गवर्नर थे जिनका नाम था हुजाज बिन यूसुफ। और हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ वहां के मुस्लिम सरदार मोहम्मद बिन अलाफी ने अपने समर्थकों के साथ हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन अलाफी ने अपने समर्थकों के साथ हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दिया। जब हुजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन अलाफी तथा उसके समर्थकों को मारना शुरू किया तो मोहम्मद बिन अलाफी तथा इसके समर्थक वहां से भाग गए और वहां से भागकर सिंध के शासक दाहिर के यहाँ शरण लिया। और जब दाहिर के यहाँ पहुंचे मोहम्मद बिन अलाफी तथा उसके समर्थक तो बड़ा मिन्नत किए कि भाई हमको बचा लीजिए, नहीं तो हुजाज बिन यूसुफ जो है हमको मार डालेगा। बड़ा मिन्नत किया। राजा दाहिर ने दया दिखाते हुए
मोहम्मद बिन अलाफी तथा इसके समर्थकों को अपने सिंध में पनाह दिया और इसके साथ ही दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी को प्रतिष्ठित पद पर रखा, अपने महल में, अपने दरबार में प्रतिष्ठित पद पर रखा। जब मोहम्मद बिन कासिम तथा अरबी सेना ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, तब राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी को कहा कि तुम्हें तो अरबी सेना के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, ऐसा करो कि तुम सेना के साथ आगे रहो तथा सेना का नेतृत्व करो। तो मोहम्मद बिन अलाफी ने कहा कि महाराज, आपने हमें शरण दिया है, आपने हमारी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपका जो है सदा ऋणी हूँ, आपका हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है। लेकिन हमारी जो तलवार है वह मुसलमानों के खिलाफ नहीं उठेगी, हमारी तलवार मुसलमानों के खिलाफ नहीं उठेगी। अगर हमारी मृत्यु मुसलमानों के द्वारा होती है, तो हमारी मृत्यु जो है वह एक अपवित्र और नीच व्यक्ति की होगी, हमारी मृत्यु एक अपवित्र और नीच व्यक्ति की होगी। वहीं अगर हमारी वजह से किसी भी मुसलमान की मृत्यु होती है तो हमें दोजख की आग अर्थात नरक के आग का कष्ट भोगना पड़ेगा। और महाराज, अगर मैंने आपको किसी भी प्रकार की अरबी सेना के बारे में उचित सलाह दिया तो अरब की सेना जो है हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो उसने महाराज से, राजा दाहिर से आग्रह किया कि हमें जाने दीजिए। और महाराज दाहिर ने उदारता दिखाते हुए मोहम्मद बिन अलाफी को जाने दिया। राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी के खिलाफ उदारता दिखाते हुए कहा कि ठीक है, जाओ। बाद में मोहम्मद बिन अलाफी ने गद्दारी करते हुए अलोर दुर्ग का दरवाजा जो है अरबी सेना के लिए खुलवाया। बाद में मोहम्मद बिन अलाफी ने अलोर दुर्ग का दरवाजा अरबी सेना के लिए खुलवाया और इस तरह से मोहम्मद बिन अलाफी ने गद्दारी की राजा दाहिर के साथ। और राजा दाहिर जो है युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है राजा दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के गद्दारों की वजह से जो है राजा दाहिर को पराजय का सामना करना पड़ा। अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र को जीत लिया और सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र को जीतकर सिंध पर जो है कब्जा कर लिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के क्षेत्र में जजिया कर लागू किया और मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ जिसने भारत में जजिया कर लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ जिसने भारत में जजिया कर लागू किया। अगर हम जजिया कर की बात करें तो जजिया कर जो है एक प्रकार का धार्मिक तथा सुरक्षात्मक कर है। धार्मिक तथा सुरक्षात्मक कर था। और जजिया कर जो है एक प्रकार का धार्मिक तथा सुरक्षात्मक कर था। धार्मिक इसलिए कि यदि आप मुसलमान नहीं हैं, यदि आप मुस्लिम नहीं हैं, तब आपको यह टैक्स देना है, तब आपको यह जो है कर देना है। यदि आप गैर मुसलमान हैं, यानी कि आप मुसलमान नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप पर जबरदस्ती इस्लाम धर्म नहीं थोपा जाए, तो आपको जो है यह कर देना पड़ेगा, आपको जो है जजिया कर देना पड़ेगा। और अगर आप यदि जजिया कर देंगे तो आपको अपना पूजा पाठ, अपना ईश्वर पर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसे मानने की आपको स्वतंत्रता होगी। आप अपने कर्मकांड, पूजा पाठ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक तथा सुरक्षात्मक कर था। और यह जो कर है जजिया कर, यह कर ब्राह्मण, बच्चा, अपाहिज, महिला तथा बेरोजगार से यह कर जो है नहीं लिया जाता था। जजिया कर जो है ब्राह्मण, बच्चा, अपाहिज, महिला तथा बेरोजगार से जजिया कर नहीं लिया जाता था। अगर हम बात करें
मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र को जीत लिया तथा सिंध पर कब्जा कर लिया और सिंध के क्षेत्र में शासन प्रशासन करने लगा। और इसी दरमियान सिंध के क्षेत्र में एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिस संप्रदाय का नाम है करमतिया संप्रदाय, जिस संप्रदाय का नाम है करमतिया संप्रदाय। और सिंध के क्षेत्र में ही ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर लगाने की प्रथा की शुरुआत जो है अरबी मुसलमानों ने किया। सिंध के क्षेत्र में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर लगाने की प्रथा की शुरुआत अरबी मुसलमानों ने किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया तथा सिंध को जीता। इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक साहित्य से मिलती है। इसकी जानकारी जो है हमें चचनामा नामक साहित्य से मिलती है। और इस साहित्य की रचना अली अहमद ने किया था। इस साहित्य की रचना जो है अली अहमद ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया तथा राजा दाहिर को पराजित किया। इस बात की जानकारी हमें चचनामा नामक साहित्य से मिलती है। और चचनामा नामक जो साहित्य है इसकी रचना अली अहमद ने किया था। इसकी रचना जो है अली अहमद ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में जो है मुल्तान का विजय किया। और जब मुल्तान का विजय किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान का विजय किया तो मुल्तान से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। भारी मात्रा में जो है सोना बरामद हुआ। और यही कारण है कि मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी कहा गया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। स्वर्ण नगरी कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया और मुल्तान से भारी मात्रा में सोना की बरामदगी हुई। इस वजह से मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी कहा गया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। अगर हम बात करें अरबी मुसलमानों की, तो अरबी मुसलमान जो है सिंध के क्षेत्र में अस्थायी तौर पर निवास करने लगे, अस्थायी तौर पर रहने लगे। लेकिन अरबी मुसलमान जो है सिंध से पूरब की ओर आगे नहीं बढ़ सके। सिंध से जो है पूरब की ओर आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि सिंध से पूरब की ओर जो है राजस्थान तथा गुजरात का क्षेत्र पड़ता था। सिंध के पूरब साइड में जो है राजस्थान तथा गुजरात का क्षेत्र पड़ता था। और अरबी मुसलमान जो है सिंध से पूरब की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि गुजरात तथा राजस्थान के मध्य के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश का शासन था। और गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश जो है काफी शक्तिशाली वंश था। और गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश के बारे में कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश जो है वह प्रभु श्री राम के अनुज यानी कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश के जो शासक थे वह प्रभु श्री राम के अनुज यानी कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे, ऐसा कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश की, तो इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। और वहीं गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश के जो सबसे महान शासक हुए उनका नाम था मिहिर भोज। इस वंश के सबसे महान शासक हुए। और इस वंश के सबसे अंतिम शासक की बात करें तो इस वंश के सबसे अंतिम शासक यशपाल हुए। इस वंश के सबसे अंतिम शासक जो है यशपाल हुए। तो अरबी सेना जो थी, या फिर कहें कि अरब के मुसलमान जो है सिंध से पूरब की ओर नहीं बढ़ सके, उसका कारण जो है गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश था, जो कि काफी शक्तिशाली राजवंश था। 714 ईस्वी में अरब जगत में विद्रोह होना शुरू हो गया। 714 ईस्वी में जो है अरब जगत में विद्रोह होना शुरू हो गया और मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम को जो है विद्रोह के कारण अरब जगत में जो विद्रोह होने लगे, उसके वजह से मोहम्मद बिन कासिम को उस विद्रोह को दबाने के लिए वापस अरब बुलाया गया। जब मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब
जब मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब जा रहे थे तो रास्ते में ही षड्यंत्र के तहत मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम की षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। और इस प्रकार जो है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण एकमात्र घटना बनकर रह गया। इस प्रकार जो है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण एक घटना मात्र बनकर रह गया। और इतिहासकार लेनपुल के अनुसार अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण जो है एकमात्र घटना बनकर रह गया। अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण जो है एकमात्र घटना बनकर रह गया। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा, इसका कोई जो है ऐतिहासिक महत्व नहीं था। और यह जो चैप्टर है हमारा अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, चैप्टर नंबर 3, यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। यह चैप्टर जो है इस चैप्टर में इतना ही था, यह चैप्टर समाप्त होता है। और इससे अगले चैप्टर में हम तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।